अभी हमने एक पोर्शन क्या समझा था कि लोन लेने की जरूरत कब पड़ती है, जब मेरी इनकम 1 लाख हो और एक्सपेंडिचर मोर देन 1 लाख हो। इट मींस जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो। तो अभी इस स्टोरी में समझ में आ रहा है कि इंडिया के पास खर्चा करने, एज ए गवर्नमेंट इंडिया के पास खर्चा करने के लिए बहुत सारा स्कोप था, उसने किया भी। इन रेवेन्यू नेग्लिजिबल था सर। कोई रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या होता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का, सोच के बताओ। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अरे भैया जब कंट्री में कुछ हो ही नहीं रहा तो टैक्स कहां से आएगा? लोग अर्न ही नहीं कर रहे तो वो डायरेक्ट टैक्स कैसे देंगे? गुड्स इतने सेल आउट ही नहीं हो रहे तो इनडायरेक्ट टैक्स कहां से आएगा? अब आज सब कुछ ठीक है लेकिन तब नहीं था, तो जो अर्निंग वे था वो बहुत कम था। ओके, अब वापस से आते हैं इसी पॉइंट पर। अभी हमने क्या चीज जस्ट समझी कि एक्सपेंडिचर, अब मैं थोड़ा जो आपने डिस्कशन किया था उसको फॉर्मलाइज्ड वे में जा रहा हूं, उसे याद रहे, रिटेंशन रहे, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आप अभी क्या देखा, एक्सपेंडिचर ज्यादा था इनकम से। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता है ये बात? फिर भी एक बार कर लेते हैं डिस्कस। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसमें कि असेट्स एंड लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई एसेट परचेज कर ली, कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंडिया ने डैम बना दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेलवे ट्रैक बिछा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रोड्स बनवा दिए, कंपनी बना दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और कैसे होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? सोचो, एसेट परचेज कर ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स रीपे कर दिए, कहीं से 10 करोड़ का लोन लिया था, 5 करोड़ वापस कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लायबिलिटी, असेट्स एंड लायबिलिटीज में जब भी चेंज होता है दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? कैश जाना चाहिए इन बोथ द केसेस। ओके, अभी मैं लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करो, ये सब आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? जब असेट्स एंड लायबिलिटी पे कोई खर्चा ना हो, सिर्फ खर्चा हो, सो असेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट ना हो, सिर्फ एक्सपेंडिचर, सैलरी पे कर दी, असेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं हुआ, सैलरी पेमेंट हो गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर गवर्नमेंट करती है। सो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, वो ज्यादा हुए उसकी इनकम से। सो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, इससे ज्यादा क्या हुई आपकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक? अभी कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आ जाएगा? कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा? जब कोई एसेट सेल करी, जो कि गवर्नमेंट करती नहीं थी, एसेट तो वो कभी सेल नहीं करती थी 1990 तक। ठीक, ओके। और कैसे आएगी? जब लोन्स ले लिए तो वो ले ही रही है गवर्नमेंट, तभी तो कैपिटल रिसीट्स होंगे। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी? सर टैक्सेशन से तो रिसीट्स आएंगी, वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। सो द पॉइंट इज, खर्चा हुआ 100 रुपए का, इनकम हुई 60 रुपए की, 40 रुपए कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? लोन्स लेके। लोन्स कैसे ले सकते हो? या तो विद इन दी कंट्री लोन ले लो, इंडियन पीपल से ले लो, आरबीआई से ले लो, या आउटसाइड इंडिया लोन ले लो। गॉट द पॉइंट? आपको लॉजिकली लगता है कि उस समय इंडियन पीपल या आरबीआई के पास इतना पैसा था कि वो गवर्नमेंट को लोन दे पाए? आंसर इज नो। तो घूम फिरकर पूरी स्टोरी जाती है फॉरेन करेंसी लोन पर। अब आप इस पोर्शन के आगे एक्सटेंडेड वर्जन को ऐसे देखो, क्या था? सो रीजंस में क्या थी आपकी? डेफिसिट सबसे बड़ा रीजन था। एक मिनट रुको, डेफिसिट सबसे बड़ा रीजन था आपका। डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट से। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 100 का, रिसीट्स हुई 60 की, लोन लिया 40 का। कैसे लोन ले सकते हो? इन हाउस लोन, इंटरनेशनल लोन। इन हाउस में या तो बैंक से लोगे या जनरल पब्लिक से लोगे, इंटरनेशनल में आप फॉरेन कंट्री या फॉरेन बैंक से लोगे। क्लियर है पोर्शन? लिख लो इसको। अभी आगे की स्टोरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम स्टोरी मोड में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें याद नहीं करने पड़ेंगे अगर हम एक फॉर्मेटेड वे में जाते हैं तो। ठीक, अभी हमने क्या चीज समझी इस स्लाइड से? हम ये समझ रहे हैं, जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, इससे हम ये समझ रहे हैं कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स कम हुई। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए थे तो वो रीजंस थे। कौन कौन सी रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स कम हुई, वो रीजंस थे। किस चीज के? लोन्स लेने के। इसका मतलब अगर हमें इसके अंदर की स्टोरी मालूम पड़ जाए इसी फॉर्मेट में कि कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए थे जो डेफिसिट के लिए रीजंस बने, कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए जो डेफिसिट के लिए रीजन बने, तो पॉइंट्स याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने स्टोरी बताई थी सारे वही पॉइंट्स हैं, बस उसको फॉर्मेटेड वे में समझ रहे हैं। ओके, क्या ये बात सही है कि लोन्स लेने के लिए, जो हमने पढ़ा है अभी तक इस स्लाइड में, लोन्स लेने के लिए ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए होंगे, है ना? अभी देखो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा ही हुए होंगे। सोचो जरा पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या किया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ा होगा। सोचो सर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सर गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया। अभी हम समझ क्या रहे हैं कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जो इंडिया ने करे थे? सर सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर सर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा वही सर आईपीआर 1956 कैटेगरी ए कैटेगरी बी, सर उसके ऊपर उन्होंने खूब एक्सपेंडिचर किया, लॉस मेकिंग हो गया था सर, ये दो खर्चे बहुत ज्यादा करे। तीसरा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया सर? वो वॉर हुआ था चाइना का फिर पाकिस्तान का, इसी बीच में तो हुए थे, तो सर वहां पे भी गवर्नमेंट ने बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। तो सर ये तीन रीजंस थे, बड़े रीजंस, जो कि खर्चा तो हो गया।
अब वॉर में एक्सपेंडिचर करोगे तो उसका रेवेन्यू मिलेगा क्या? नहीं, तो वो तो गया, डूब गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था ह्यूज, उससे कुछ वापस मिला क्या? नहीं, वो भी डूब गया। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर किया था उससे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट तो नहीं मिला, लेटर ऑन स्टेजेस में 10 साल बाद 20 साल बाद उसका रिटर्न आना स्टार्ट हुआ। तो वो जो गैप था, वो गैप तो प्रॉब्लमेटिक था, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था सर। तो ये 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जो रीजंस बने इस डेफिसिट का। सिंपल है, ये तरीके से याद रहेगा। नेक्स्ट, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जो रेगुलर डे टू डे टाइम पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। अब आते हैं, जितनी भी सब्सिडीज होती हैं, गवर्नमेंट ने खूब सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करी इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एंड प्राइमरी सेक्टर को भी। ये आउट ऑफ पॉकेट होती है, जेब से जाती है, उसमें आता कुछ नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? डेफिसिट के लिए। नेक्स्ट, कुछ आपके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपने मनरेगा का नाम सुना है, फूड फॉर वर्क का नाम सुना है ऐसा कुछ नाम नहीं? तो जैसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि आपको फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में पैसा मिलता है। अच्छा, स्कॉलरशिप्स तो सुनिए, अभी आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एमपी गवर्नमेंट की बता रहा हूं मैं आपको, उसमें कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और उसमें परसेंटेज बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। तो अगेन स्कॉलरशिप क्या चीज है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसके अगेंस्ट में कुछ ले रही है क्या? कुछ नहीं ले रही। सो ये इसको हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बोल रहे हैं, जो क्योंकि बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी तो गवर्नमेंट को बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चालू करने पड़े। वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं उसमें। एंड फाइनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ा खूब सारा। ये जो आपका मिड डे मील्स हुआ, बीच में चला था फूड फॉर वर्क, आप थोड़ा बहुत काम करो आपको खाना मिलेगा। तो काम तो नेग्लिजिबल होता था, खाना लेकिन सब खा के जाते थे, उसमें पूरा परिवार खाना खा के जाता था। ये पढ़ेंगे हम, ये फूड फॉर वर्क हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे आएगा। सो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे डेफिसिट के लिए। अब आते हैं रिसीट्स के ऊपर। कैपिटल रिसीट्स क्या हो सकती थी? क्या पढ़ा था हमने? या तो लोन्स लोगे या एसेट सेल आउट करोगे। एसेट सेल आउट हो नहीं सकते तो कैपिटल रिसीट्स कैसे आएंगी? तो लोन्स लोगे तो बहुत नेग्लिजिबल थी हमारी कैपिटल रिसीट्स, मोस्टली वो लोन बेस्ड थी। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स या तो टैक्सेशन से लोगे या प्रॉफिट से लोगे। कंपनीज के प्रॉफिट मेकिंग बहुत कम कंपनीज थी, स्टिल थी पर कम थी, तो या तो वहां से आएगा जो कि नेग्लिजिबल था। टैक्सेशन पॉलिसी अगेन नेग्लिजिबल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के, 3 पॉइंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, 6 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट हमने किया कैपिटल रिसीट्स का, 2 पॉइंट किया हमने रेवेन्यू रिसीट्स के। कितने पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स को स्टोरी फॉर्मेट में करना आसान है, रटना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको आगे सी स्लाइड ओपन करता हूं। ये देखिए, इस तरीके से याद करना आसान है। एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट्स कम। एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट्स कम, लीड्स टू फॉरेन करेंसी लोन। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? ये क्या पढ़ रहे हैं? रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ये क्या थी? ये थी प्रॉब्लम, ये थी प्रॉब्लम 1991 की। ये रीजन है उस प्रॉब्लम का, ये रफ रीजन है, ये इसका प्रॉपर रीजन है कि सर इसके चक्कर में खर्चा बढ़ा, इसके चक्कर में कम इनकम आई, सर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ, रिसीट से लीड्स टू फॉरेन करेंसी लोन। रीजंस इस तरीके से करोगे, आसान है याद करना। ठीक है, लिख लो आप इसको। सेम वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। Sir, what is the difference between subsidies for development and development programs and schemes? दोनों में डिफरेंस है। सब्सिडीज जो होती हैं वो आप जब कोई चीज परचेज करते हो तभी मिलती हैं। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाओ तो आपको सब्सिडी मिलेगी उस पर। लेकिन अगर आप डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्कीम की बात करोगे तो आपको एक सर्टेन स्टेटस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तो आप कास्ट बेस्ड पे होगे या फिर आप इनकम बेस्ड पे होगे। उसके लिए आपको कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं। दोनों में डिफरेंस है। एक स्कीम है जो आप कुछ चीजें क्वालिफाई करोगे, एक सर्टेन एज भी हो सकती है, आपका मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, वर्क स्टेटस भी हो सकता है, इनकम स्टेटस भी हो सकता है, उसे क्वालिफाई करोगे तो वो स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो सब्सिडी होती है, फॉर दैट यू हैव टू परचेज, तभी वो सब्सिडी का बेनिफिट आपको मिलता है। अब एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज है, आप एलपीजी परचेज नहीं करोगे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ऐसा है। ठीक है, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, फिर से आते हैं, ये हम कर क्या रहे हैं? ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये किसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं? और नीड कि सर अभी आपने हमें एक प्रॉब्लम बताई थी। प्रॉब्लम क्या थी? कि सर फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो गया था। ये हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेन करेंसी रिजर्व क्यों कम हुआ था। व्हाट द पॉइंट? क्यों कम हुआ था? अभी तक हमने क्या चीज समझी? सर हमारे खर्चे ज्यादा थे हमारी इनकम से, तो हमें लोन लेना पड़ा। अब लोन का रीपेमेंट तो फॉरेन करेंसी में करेंगे सर, इसलिए फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हुआ था। ठीक है, अगेन ये हम क्या पढ़ रहे हैं समझना जरूरी है, क्योंकि हम लिंकेज नहीं बनाएंगे तो क्या फायदा पढ़ने का, रट्टा ही है फिर तो। हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वो सारे रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल हैं 1991 के रिफॉर्म्स के लिए। तो अब पहला रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या था? कि सर इंडिया डेफिसिट में वर्क करती थी। क्लियर है? अभी दूसरा रीजन पे आते हैं हम। दूसरा रीजन है कि चूंकि इंडिया ने बहुत सारे फॉरेन लोन्स ले लिए थे तो उसका रीपेमेंट वो नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही थी और उसको और फॉरेन लोन्स नहीं मिल रहे थे। फिर से अगर फॉरेन लोन मिल जाता
तो 1991 की प्रॉब्लम नहीं आती, फॉरेन लोन मिल ही नहीं रहा था इसलिए प्रॉब्लम आई। व्हाट द पॉइंट? दिक्कत क्या थी? सर फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है। अभी रिजर्व कैसे आएगा? लोन से। अगर लोन मिल रहा होता तो ये प्रॉब्लम आती क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लोन नहीं मिल रहा था, ये एक रीजन था। और लोन क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि इंडिया लॉस्ट हिज, या हर इंडिया को तो हम हर की तरह बोलते हैं, लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट में बहुत जगह से आज श्रीलंका को लोन देना पसंद करेगा क्या? आप दोगे? 20% पे 20% पे दोगे? सबको पता है पैसा डूबने वाला है, कोई कंट्री नहीं देगी, कोई इंडिविजुअल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। ठीक, फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रीजंस पढ़ रहे हैं 1991 में जो आपकी पॉलिसी आई थी उसके। ठीक है, मैं वो स्लाइड ओपन कर देता हूं। मेन यही पॉइंट्स थे, छोटे छोटे से पॉइंट्स और हैं कि हमारे आपके एक्सपोर्ट्स कम थे, इंपोर्ट ज्यादा थे। देखते हैं दूसरा रीजन क्या है। नॉन पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स। इनफैक्ट मेनी टाइम्स इंटरेस्ट वाज नॉट पेड बाय द कंट्री। इसका क्या इफेक्ट हुआ? लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। इसका क्या इफेक्ट हुआ? कि इंडिया को फॉरेन करेंसी लोन नहीं मिले। पॉइंट बी और अच्छा सी ये वाला है, कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फॉरेन करेंसी लोन जो इंडिया को मिलते थे, आप इसको ऐसे समझो, प्लीज अभी लिखना मत। अगर इंडिया ने कुछ $1000 का लोन लिया और उस लोन को उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर रोड्स पे, डैम्स पे, तो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में इनकम आने के चांसेस तो हैं। लेकिन इंडिया इतना मजबूर हो गया था कि उसने लोन लिया और उसको उसने सब्सिडीज में दे दिया। सब्सिडीज में मतलब जो पैसा गया अब वहां से कुछ रिटर्न नहीं आना, या फिर उसने आपके ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्कीम्स में उसको यूज कर दिया, या फिर उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको यूज कर दिया। तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ा था मजबूरी में, उसकी वजह से इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी। तो फॉरेन करेंसी लोन्स वर मोस्टली यूज्ड फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, कंट्रीज इंपोर्ट वर मार्जिनली वेरी हाई देन एक्सपोर्ट्स व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ फॉरेन करेंसी। हमें पता ही है। नहीं सर, वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में क्या था कि एक्सपोर्ट कम हो रहे थे, याद करो। अच्छा, वो भी कितने तक थी? 7 5-year प्लान तक। यही पढ़ा था, फर्स्ट 7 5-year प्लान। उसमें बीच में 3 वो वाले प्लान्स भी आ गए थे 1 ईयर, लास्ट क्लास का पॉइंट है। आप देख लो 1980-85 तक, 80 तक चलता है। 80 से 90 तक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं थी। इसका मतलब तब इंपोर्ट्स का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो अगेन कंट्रीज इंपोर्ट वर मार्जिनली वेरी हाई देन द एक्सपोर्ट्स। इसका फाइनली इफेक्ट क्या हुआ? हेंस नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर एग्री टू प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन्स टू इंडिया। ये सारे रीजंस थे किस चीज के? कि इंडिया की जो आपकी एलपीजी इंडिया को फॉलो करना पड़ा, उसके ये सब रीजंस थे। ठीक है, बी के बाद पहले सी करिएगा फिर डी करिएगा। ओके, आप मेरे पीठ पीछे तो मुझे पता नहीं पढ़ोगे कि नहीं। ये एक बार रीड करो आप लोग। कहां से रीड करोगे? यहां से करो। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही दूंगा आपको रीड करने के लिए। यहां से रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है। कर लिया रीड सबने? और कहां तक रीड करना है? बस ये छोटा सा पोर्शन है, ये पूरा नहीं रीड करना, बस यहां तक रीड करना है। मुझे एक बार रीड करके ऐसा लग रहा है आपको सारे पॉइंट्स हमने आज की क्लास में कवर कर लिए। और Yes, ऐसे sir. याद करना आसान है, या जिस तरीके से हमने उसको प्रॉपरली बाइफरकेट करके स्टेप बाय स्टेप कर रहा है वैसे आसान है ना? सो ये डिफरेंस है। आप या तो ऐसे याद कर लो या स्टोरी मोड में याद कर लो, इन एनी केस याद तो करनी है। ठीक, ओके। अब क्या हुआ?